नमस्कार, मैं कमल कौशिक ब्रेकिंग बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से। वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम बात हुई है और वक्फ संशोधन अधिनियम पर बड़ा फैसला भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रोक लगाई है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से भी ये सुप्रीम कोर्ट है और आप तस्वीरें देखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं इसलिए तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट जो कि बड़े बड़े फैसले लेता है, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन विधेयक पर आज बड़ी टिप्पणियां की हैं। प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई है, एक बार सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी। तो आपने सुना वकीलों की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया, लेकिन कुछ जानकारियां, कुछ अहम पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहे गए, आइए आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ जो प्रावधान की बात थी उस पर रोक लगाई है, और ये कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, यानी कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है, जबकि याचिका कानून पर स्टे लगाने की थी। बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो मुस्लिम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। हालांकि फैसले की कॉपी आना बाकी है। 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त पर फिलहाल रोक है, ये बात भी आई है। 5 साल तक मतलब इस्लाम का अनुयायी होना, ये जो कंडीशन थी ये ज़रूरी अभी फिलहाल नहीं। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, हालांकि ताकत और पावर तो है कानून के हिसाब से, लेकिन ट्रिब्यूनल में जैसे मामले जाते थे तो मामला ट्रिब्यूनल को जाएगा, उनको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये अहम बातें थी इस पूरे मामले को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, क्योंकि अब वो धरातल पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। पंजाब में जो बाढ़ आई और उस बाढ़ के पानी ने लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया। अब उन्हीं लोगों का हालचाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पंजाब की धरती पर आ रहे हैं, और 5 दरिया वाली इस धरती पर आकर जो उन्हीं दरियाओं ने कहर बरपाया लोगों पर, उनको बातचीत के जरिए जरूर आश्वासन भी देंगे कि वो संसद में या अपने स्तर पर विपक्ष के नेता होने के नाते क्या कर सकते हैं उनके लिए। राहुल गांधी अमृतसर के रामदास भी पहुंचे, और यहाँ पर राहुल गांधी गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बूढ़ा साहिब पहुंचे। गुरुद्वारे में राहुल गांधी ने माथा टेका। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी अब करने जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आएंगी, और मैं आपको बता दूं कि वो दौरा अब करना शुरू कर चुके हैं। पहले तो हमने एक तस्वीर दिखाई, अब वो दौरा कर रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब वो गुरुद्वारे में नतमस्तक होते नजर आए। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। बाकी पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता भी यहाँ पर दिखाई दिए हैं, और राहुल गांधी की तस्वीर भी
खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है। राहुल गांधी पर नज़र इसलिए थी कि वो क्या कहते हैं और किस तरह से अपनी बात को सामने रखते हैं, ये अहम का रहने वाला है। पंजाब का उनका ये दौरा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब उनके दौरे की तस्वीरें यानी कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो उन्होंने जायज़ा लिया है वो तस्वीरें भी आपके सामने आ रही हैं। हिलती डुलती तस्वीरें ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ है। राहुल गांधी से लोग मिलना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं और पंजाब कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर उनको देखना चाहते हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। पंजाब पुलिस का पहरा सख्त है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी एक चिंता रहती है, चाहे वो कहीं भी हो। तो ऐसे में पंजाब की धरती पर है, नेता प्रतिपक्ष है, उनके प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का उसका भी ख्याल रखा जा रहा है और लोगों से भी मुलाकात राहुल गांधी कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यमी सम्मेलन है और पानीपत के समालखा में ये सम्मेलन रखा गया है। इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। राष्ट्रीय उद्यमी सम्मेलन में 2500 के करीब उद्यमियों को इनविटेशन था कि वो आए, अपनी बातों रखें और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं यानी कि लघु उद्योग है या उद्योगपति हैं, उन सभी को भी यहाँ से एक संदेश दिया गया है। इसलिए लघु उद्योग भारती की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से 2500 जैसे कि मैंने आपको बताया है ये उद्यमी शामिल हो रहे हैं। MSMEs का ख्याल इस मौजूदा सरकार ने रखा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उनको लेकर यानी MSMEs को लेकर, लघु उद्योगों को लेकर सरकार ने कई स्कीम्स भी चलाई हैं ताकि एंटरप्रेन्योर या नए जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपनी तरफ से कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करे। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया दोनों दिग्गजों की तरफ से। लघु उद्योग भारती के माध्यम यानी MSME के माध्यम से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं इसका निर्यात भी कम नहीं है। देश में हम जो है फंडिंग लेकर के आते हैं, विदेशी पूंजी यहाँ करके बढ़ती है, हम निर्यात के माध्यम से और जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसका आयात करते हैं। इसमें भी हमारा शेयर विदेशी मुद्रा में 45.75। कि हरियाणा उद्योगों में किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है कि हरियाणा उद्योगों में किस गति से आगे बढ़ रहा है। और दिल्ली में बड़ी मुलाकात भी होने जा रही है। बात कर रहा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की, जो कि अब दिल्ली भी जा रहे हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से उनकी मुलाकात है, उनके मंत्रालय को लेकर और हरियाणा के विभागों से जुड़ी समस्याओं और बातों को लेकर। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और दूसरे जो विषय हैं वो भी उनके मन में होंगे। अब चर्चा किस स्तर की होती है और किस तरह की होती है ये तो मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मुलाकात के बाद अगर बताएंगे तो ज़रूर मालूम होगा, लेकिन फिर भी कोई भी जानकारी आएगी इस दौरे को लेकर, इस मुलाकात को लेकर हम आपको बताएंगे। दरअसल किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का अगर दिल्ली का दौरा होता है तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात या फिर आला कमान से, जो जिस पार्टी से वो संबंधित है उनसे मुलाकात होती है। संगठन के स्तर पर बैठक हो या फिर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हो, उसका नतीजा कोई ना कोई निकलकर सामने आता है। अब देखने वाली बात है कि इन बातों को सामने रखते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। क्या वो हरियाणा के डिपार्टमेंट से जुड़े विषय होंगे जो केंद्रीय मंत्रालय के साथ समन्वय करते हैं, या फिर और कोई विषय होगा, ये बाद में मालूम होगा। अब एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे। वैसे तो एक शहर तक का ये मुद्दा है, लेकिन फर्क पड़ता है और खबरें हर जगह फैलकर चर्चा का विषय बनती है। मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम के जल भराव की एक बड़ी समस्या की। गुरुग्राम में जल भराव को लेकर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर नजर आ रही है। चाहे वो कूड़ा करकट की बात हो, सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, सेवा पखवाड़ा अलग बात है, लेकिन उसके इतर भी कार्यक्रम रोजाना की तरह अब चलाए जाएंगे। लेकिन साथ ही अगले साल की तैयारी अभी से हो रही है। अब तो मानसून की विदाई लगभग हो चुकी है। अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है अलग बात है, लेकिन जिस तरह से लगातार मूसलाधार बरसात ने गुरुग्राम समेत मैदानी इलाकों में भी बारिश के पानी के बाद वो भीषण तबाही का मंजर दिखाया, वो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला था। लेकिन गुरुग्राम में अलग तस्वीर होती है, जाम की स्थिति बनाती है और यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में पानी भर जाता है। लोगों को ज़्यादा दिक्कतें परेशानी होती हैं, खासकर वो लोग जिनके वाहन इस पानी में फंस जाते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। और ये एक तरह से
किसी फसीयत से कम नहीं है। फसीयत इसलिए क्योंकि नगर निगम इतना पैसा कमाता है यहाँ पर, यानी कि रेवेन्यू लेता है, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होता। और इस बात को कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जानते हैं, जो कि गुड़गांव जिले से ही संबंधित है। ऐसे में शहर का दौरा वो कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसका इलाज क्या है। अब ये नासुर ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा, इसका इलाज करना होगा। जल भराव की समस्या का समाधान अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अगले साल हमें वो तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी, ना ही हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर इन निर्देशों का या फिर उस ब्लूप्रिंट की जो बात की जा रही है उसका कोई फायदा नहीं है। इस पर गौर करना चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ आते हैं या फिर कभी आए नहीं हैं, आना चाहते हैं या फिर पहले आ चुके हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, चंडीगढ़ पुलिस तो बहुत सख्त है और चंडीगढ़ पुलिस चालान बहुत काटती है। यहाँ जितनी जनसंख्या नहीं है, जिससे उससे ज़्यादा तो चालान करते हैं। इस तरह की खूब खबरें रही हैं। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। जो नए डीजीपी आए हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने बहुत सोचा, वायरल वीडियोस देखे, सोशल मीडिया पर लोग चंडीगढ़ पुलिस को कोसते नजर आते थे, तो उन्होंने एक तरीका निकाला। वो कह रहे हैं कि जो गलत करेगा उसको चालान भरना पड़ेगा, लेकिन बेवजह हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब इसलिए चंडीगढ़ आने वाले ज़रूर ध्यान दें, चंडीगढ़ में वाहन चालकों को बेवजह रोका टोका नहीं जाएगा। अगर सब कुछ सही लगा, नंबर प्लेट सही है, नियमों का पालन हो रहा है और नंबर से भी पुलिस अब जांच सकती है कि उसके कागज़ पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं, शक है, अगर संदिग्ध है तो रोकेगी पुलिस। वो हक है पुलिस का, रोकना चाहिए। लेकिन बेवजह, खासकर परिवार अगर गाड़ी में बैठा हो, पूरी फैमिली बैठी और पुलिस वाले देख रहे हैं, तो उनको भी बेवजह तंग नहीं किया जाएगा। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये चंडीगढ़ के डीजीपी बात कर रहे हैं। वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक तो करेंगे, लेकिन साथ ही जिन्होंने नियमों को तोड़ा उनको ही रोका जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है। डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने यह हिदायत दी है। चंडीगढ़ पुलिस की छवि को बेहतर बनाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। बहुत कोस लिया लोगों ने, अब नहीं कोसने देंगे, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। मैनुअल चालान पर भी लगभग रोक अब लग जाएगी। सीसीटीवी में अगर मान लीजिए रेड लाइट आपने क्रॉस की है या फिर आप जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े हैं, वो गलत बात है, आपने नियमों का उल्लंघन किया, तो सीसीटीवी है, उस पर नज़र है पुलिस वालों की, उसके ज़रिए चालान आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस पर भी संज्ञान लिया गया था, उसके बाद ये निर्णय लिया गया और ये खबर पहले भी सामने आई थी, लेकिन इस पर स्पष्टीकरण पूरी तरह से दिया गया और बताया गया है कि अब चंडीगढ़ पुलिस ऐसे ऐसे करने वाली है। वरना हर चौक चौराहे पे, हर गली मोहल्ले में, यानी कि अगर सेक्टर के अंदर भी देखें तो बैरिकेटिंग लगा कर भी, सिक्योरिटी अलग बात है, लेकिन चालान भी किए जाते थे। अब ऐसा आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आप जो नियम तोड़ने वाले हैं वो आज़ाद घूम लेंगे। पुलिस खड़ी रहेगी, लेकिन अगर गलती होगी तो पकड़ेगी। एक ऐसा मामला जिसने दंग कर दिया, किसके निशाने पर है आखिरकार एक रिटायर्ड टीचर, उसका कसूर क्या था, इस मामले में अभी बहुत सी जानकारी आना बाकी है। हिसार का मामला था, रिटायर्ड टीचर पर चाकू से हमला किया गया। एक युवती ने चाकू से हमला किया है और पीड़िता की छाती और पेट में भी बताया जा रहा है और पैर में बताया जा रहा है काफ़ी चोटें आई हैं। अब ऐसे में निजी अस्पताल में इस रिटायर्ड शिक्षिका का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में तो ले लिया है। पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। पूछताछ चल रही है कि आखिरकार क्या दुश्मनी रही इस रिटायर्ड टीचर से, जिसके बाद इसने इस रिटायर्ड टीचर को निशाना बनाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो रिटायर्ड टीचर आपको दिखाई देगी और अचानक से कोई भागता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्पष्ट नहीं है ये तस्वीरें, इसको आप समझेंगे तो हम आपको जानकारी दे सकते हैं। इसमें दिखा जा रहा है कि किस तरीके से एक रिटायर्ड टीचर को एक युवती ने बुरी तरह से चाकू से गोद दिया। अब ये देखिए, आप कुरुक्षेत्र जिले में शराब के ठेकों पर फायरिंग के मामले पहले भी सामने आए थे, एक बार फिर से सामने आए और इस बार लाडवा, यहाँ पर एक शराब का ठेका, यहाँ पर भी फायरिंग हो गई। नकाबपोश बदमाश आते हैं और फायरिंग करते हैं। नकाब पहने आते हैं, मतलब कि दहशत फैलाना या फिर कोई रंगदारी मांगना, इस तरह का केस हो सकता है। हालांकि ये पुलिस को जांचना है, उनको बताना है कि ये केस है क्या। शराब के ठेके और घर को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं, आइए आपके सामने रखते हैं। ये वही शराब का ठेका है जिसके बाहर की तस्वीर सामने आई है, फायरिंग के बाद की, और गोलियों के खोल की तस्वीर है, सबूत है कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार 3 बदमाश आए जिन पर आरोप है फायरिंग करने का। अब सवाल यह है कि क्यों शराब के ठेके पर फायरिंग की गई है। सीसीटीवी भी आप देखिए, इस सीसीटीवी में बदमाश नजर आ रहे हैं जो कि नकाबपोश थे, यानी कि अपनी पहचान छुपाने का प्रयास किया, और जो गाड़ी यानी कि बाइक लेकर आए थे
अब लग नहीं रहा कि वो उसका नंबर बाइक का सही होगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है इस तरह के मामलों में जब फायरिंग करनी होती है, मालूम उनको भी होता है कि सीसीटीवी आसपास होंगे, लेकिन अपनी पहचान और बाइक की पहचान छिपाने के लिए कई बार नंबर प्लेट से भी छेड़छाड़ की जाती है। अब इस मामले में पुलिस उन आरोपियों तक, उन बदमाशों तक कब तक पहुंचती है, देखने वाली बात है। और हरियाणा रहा है, इसका एक अंदाजा इस खबर से भी लगाइए। एक डॉक्टर को गोली मारी गई है और कैथल का मामला था, पैसों का लेन देन था और इसी के चलते फायरिंग कर दी गई। डॉक्टर का नाम प्रतीक है जिसको गोली मारी गई है। अब उनकी हालत नाजुक बताई गई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कैद हुए हैं। डॉक्टर लहूलुहान हालत में था और सीआईए पुलिस और बाकी जो उनकी टीम के मेंबर्स हैं वो आरोपियों की तलाश में हैं। आरोपी पकड़े जाएंगे तभी वजह साफ होगी, या फिर डॉक्टर बयान देंगे कि पैसों का लेन देन था तो किसकी तरफ से था, पैसे लेने थे कि देने थे, ऐसा क्या हो गया कि गोली चलानी पड़ गई। क्या ये लोग डॉक्टर प्रतीक को मारने के लिए ही आए थे, क्या वो जान से मारना ही चाहते थे, या फिर तैश में आकर उन्होंने गोली चलाई है, क्या गर्मा गर्मी हो गई थी उसके बाद गोली चलाई और फिर आराम से फरार हो गए हैं। अब पुलिस को इस मामले में जल्द ही कार्रवाई बड़ी करनी होगी, सबक सिखाना होगा उन बदमाशों को जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि एक दहशत तो फैलती है कि अब डॉक्टर और आम लोग सेफ नहीं है क्या, सवाल बड़ा है। कल करीब 7 बजे हमारे ईआरवी को सूचना मिली थी और ईआरवी मौके पर चली गई थी। उसके बाद एसएचओ सिटी थाने के स्टाफ और बाकी हमारी टीमें भी मौके पे पहुंच गई थी। जैसे मुझे सूचना मिली मैंने भी मौका घटनास्थल और लॉ ड्रामा हॉस्पिटल में दौरा किया था और उस दौरान पता चला कि जो घायल डॉक्टर प्रतीक है वो फोर्टिज हॉस्पिटल चंडीगढ़ का रेफर हो चुका था। उसके जो सेक्टर 21 में गए हुए थे प्रतीक और इसके 2 मित्र और उस दौरान कोई अननोन व्यक्ति अब उसको जिसका पता नहीं चला अभी तक, वो उसकी इनके आपस में झगड़ा हो गया और कुछ झगड़े के दौरान ही उसके पेट में गोली लगी, गोली मारी और आर पार हो गई। अभी तक आरोपी तक कन्फर्म नहीं है, जैसे ही मतलब कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी तो उनको जल्दी ही काबू करके कर। गोलियों से यमुनानगर दहल उठा। यमुनानगर में भी फायरिंग के 2 अलग अलग मामले सामने आए। यहाँ पर दहशत का माहौल था। 24 घंटे में आप सोचिए कि 2 जगह गोलियां चल गई। एक तो साडोरा में जहां घर पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई हैं। कारण क्या रहा, सवाल बड़ा था। साडोरा में दरअसल गोली कांड में एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है। मॉडल टाउन के पोश इलाके का मामला था जहाँ पर फायरिंग हुई है। और दूसरा मामला बरनाला ज्वेलर्स के बाहर का है, यहाँ भी फायरिंग हुई है। 2 अलग अलग मामले हमने आपको बताए हैं। इन दोनों मामलों में ही पुलिस एक में तो कामयाबी हासिल कर चुकी है, पूछताछ चल रही है, लेकिन दूसरे मामले में अभी आरोपियों की तलाश जारी है। और गोलियों के खोल यहाँ भी मिले हैं, आप देख सकते हैं। हमने इसको आपको हाईलाइट भी किया है दिखाने के लिए कि यहाँ पर गोलियों के खोल मिले हैं। पुलिस सबूतों को खंगालेगी, सीसीटीवी को भी देखेगी, उसके बाद आरोपियों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर, दोनों मामलों को लेकर पुलिस बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ काम कर रही है, क्योंकि उन बदमाशों तक पहुंचना ज़रूरी था। एक जो आरोपी पकड़ा है उससे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद क्या खुलासे वो करता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। और वहीं कैथल की बात करें, यहाँ पर सनसनीखेज वारदात हुई है। कैथल के एक प्रताप गेट इलाके में सनसनीखेज वारदात ये हुई कि 10 से 12 हथियार बंद बदमाश आते हैं। उन्होंने घर को निशाना बनाया। सवाल ये था कि आखिरकार क्यों? तो सुनील कुमार नाम के एक शख्स के घर में ये बदमाश घुसते हैं। सीसीटीवी तोड़े जाते हैं ताकि कोई सबूत ना हो। मुख्य गेट का ताला तोड़ देते हैं। जबरन मकान के अंदर घुसते हैं। पहली मंजिल पर कब्जे की कोशिश होती है। अब ये क्या प्रॉपर्टी विवाद का मामला है, ये भी सवाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। अब दोनों तरफ से बातें क्या हैं ये देखने वाली बात है।
क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस को भी तहरीर यानी कि शिकायत दे दी गई है। पुलिस एक महिला जो इसमें दिख रही है उसकी भी तलाश कर रही है, क्योंकि महिला आरोपी भी इस वारदात में शामिल होती नजर आई है, सक्रिय है। तो पीड़ित परिवार ने अब पुलिस से ही मदद मांगी है। परिवार ने सुरक्षा की मांग की है और ये भी कहा है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। ये लोग कौन थे और क्या प्रॉपर्टी विवाद था, अब ये समझ से परे है। अब बात जौनपुर की, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्राला था और ट्रक था जिसमें टक्कर हो गई। अनियंत्रित बस थी, एक ओवरटेक करते समय सीधे एक ट्रेलर ट्रक से जा टकराई और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। 4 श्रद्धालु थे जिनकी मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हैं बुरी तरह से। बस में 50 यात्री थे और अयोध्या से काशी की तरफ ये बस जा रही थी। सोचिए कि भगवान के दर्शन करने के लिए ये सभी लोग गए, श्रद्धालु गए, लेकिन हादसा हो गया इनके साथ। 4 लोग मारे गए। 4 परिवारों में मातम का माहौल है और बाकी जो लोग घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य की भी कामना की जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है इस बस का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ। अब ये गलती किसकी थी? बस चालक की थी। कई बार देखा जाता है बहुत तेज़ रफ्तार में ओवरटेक किए जाते हैं, लेकिन फिर ओवरटेक करते समय नहीं होता कंट्रोल बस पर, और देखिए बस के आगे से परखच्चे उड़ गए। बहुत बुरी तरह से ये सब कुछ। और डबल डेकर बस दिखाई दे रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत बड़ी बस है, डबल डेकर है, काफ़ी यात्री सवार थे। 4 लोग मारे गए। जनपद जौनपुर थाना लाइन बाजार अंतर्गत सीहीपुर क्रॉसिंग के पास में एक बस CG07 CT 4681 जो कि अयोध्या से वाराणसी के लिए जा रही थी तथा इसके अंदर छत्तीसगढ़ से आने वाले लगभग 50 के आसपास यात्री थे और एक इसके आगे चल रही ट्रेलर PR 28GD 1475 जब इसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, तब ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने के क्रम में यह बस ट्रेलर के साइड से आके उसमें लड़ गई। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया है तथा इसमें अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 9 लोग घायल अवस्था में मिले हैं। शेष सभी लोग जो हैं वो अभी माइनर इंजरी या बिना इंजरी के हैं। उनको उनके सकुशल उनके सामान के साथ उनके घर और आगे की गंतव्य में। अब क्या मौत का कारण BMW कार रही है? सवाल बड़ा है। दरअसल दिल्ली का मामला है जहां पर धोला कुआं में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। BMW कार और एक बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी की मौत की खबर है और उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल बताई गई है। इलाज पत्नी का चल रहा है, लेकिन वो शख्स मारा गया जो अपनी पत्नी के साथ था। गुरुग्राम का रहने वाला ये एक आरोपी बताया गया है जो कि BMW कार में सवार था। अब इसकी गलती तेज़ रफ्तार की होगी, इसने बाइक वाले को चपेट में ले लिया। उसके बाद बुरी तरह से ये हादसा हुआ है। एक शख्स की जान चली गई और आप देख सकते हैं कि BMW कार का भी क्या हश्र हुआ है। यानी कि कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक, बड़ी गलती रही होगी। BMW X5 ये गाड़ी थी जिसके आगे की तस्वीर देख सकते हैं। बहुत बुरी तरह का एक्सीडेंट ये होगा ज़रूर, तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है।